तो जैसे हमने लेक्चर 2 में पीछे डिस्कस किया था हमने कि जो हमारा एपेक्स डिस्टेंस है वो बी ओ बी एफ बेसिकली हमने कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो वो हमने कैसे किया था, बी ओ में से ओ एफ माइनस किया। ठीक है, तो हमारे पास बी एफ आ गया। तो ओ एफ हमारे पास क्या था, हमारे पास था रेडियस ऑफ द कर्व। ठीक है, और बी ओ जो था, ठीक है, वो हमने उसको डिराइव किया था ट्रायंगल में से। कौन सी ट्रायंगल थी, ओ टी वन बी। तो जब हमने इसको ड्राइव किया तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये इस तरह उसका कुछ बना था। बी ओ को हमने पहले ड्राइव किया, वो बना था आर सिकन 5/2 या आर 1/cos 5/2। ठीक है, फिर जब हमने उसको इक्वेशन में पुट किया, बी एफ इज इक्वल टू बी ओ माइनस ओ एफ। ठीक है, तो ओ एफ हमारे पास आर के इक्वल था। ठीक हो गया। फिर इसके अंदर जब हमने इसको कैलकुलेट किया, फर्दर हम आगे प्रोसीड किए, तो बी एफ हमारे पास आ गया था आर सिकन 5/2 -1। तो आर सिकन 5/2 को आप सिकन 5/2 भी लिख सकते हैं या 1/cos 5/2 भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है मिड ऑर्डिनेट और वर्स्ट साइन ऑफ द कर्व। तो ये मिड ऑर्डिनेट वो कहाँ से कहाँ तक था, वो था आपका जो मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड टू द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व। ठीक है, इसके दरम्यान में जो डिस्टेंस होगा आपका, ठीक है, वो आपका कौन सा होगा, मिड ऑर्डिनेट। और वो कौन सा है, वो ये वाला है, ई एफ डिस्टेंस। ई एफ जो है आपका वो होगा मिड ऑर्डिनेट। अच्छा, अब ये उसी पैटर्न पे ही हम इसको फॉलो करते जाएंगे जिस पैटर्न पे हमने जो बी एफ कैलकुलेट किया था, अपेक्स डिस्टेंस कैलकुलेट किया था। तो वो हमने कैसे कैलकुलेट किया था, वो हमने देखा था, वो ओ बी में से ओ एफ निकाला तो हमारे पास जो है वो बी एफ कैलकुलेट हो गया था। अब सेम इसी तरीके से अब जब हम देखेंगे कि ये जो ई एफ है, ठीक है, ये किसका पोर्शन है, देखा जाए तो वो ओ एफ है। ठीक है, अब ओ एफ आपको पता है, ओ एफ क्या है, ओ एफ जो है आपके पास वो है आपका रेडियस ऑफ द कर्व। ठीक हो गया, ओ एफ आपको पता है। अब आपने क्या करना है, ओ ई को कैलकुलेट करना है। जब आप ओ ई को कैलकुलेट कर लेंगे तो उसमें से जब आप रेडियस में से ओ ई को निकालेंगे तो आपके पास जो है वो आपका मिड ऑर्डिनेट आ जाएगा। तो सेम वही चीज़ इधर इस इक्वेशन में हम बनाएंगे। जो आपका ई एफ है इज इक्वल टू ओ एफ, ये आपका ओ, ये आपका एफ। ओ एफ जो कि रेडियस है माइनस ओ ई। अब ओ ई जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। जब हम ओ ई को कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका जो है ई एफ जो मिड ऑर्डिनेट है वो हम उसकी एक्सप्रेशन जो है उसको हम ड्राइव कर लेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम सेम उसी पैटर्न पे चलते जाएंगे। ठीक है, ये देखें। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमको चाहिए क्या है, ओ और ई चाहिए। तो हमने देखना है जो ओ ई है वो किस में मौजूद है। ये सेम एक ही बात है, ओ ई जो है हमारे पास, ये नीचे जो दो ट्राइंगल्स हैं, एक ये और एक ये, इनके दरमियान में ये ओ ई जो है वो कॉमन है। या तो आप ये वाले ट्राइंगल को कंसिडर कर लें या इस ट्राइंगल को कंसिडर कर लें, हमें ओ ई एक्सप्रेशन जो है ना वो चाहिए। ठीक है, तो वो अब हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सपोज कि हमने ये वाली ट्रायंगल टी वन ओ ई इसको हमने कंसिडर कर लिया। तो वो हमारी ट्रायंगल क्या थी, वो कुछ इस तरह से है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस है। ठीक है, ये ओ ई है। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ओ टी वन, ये आपकी जो है एक राइट ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, ये आपका जो था ये आपका पॉइंट है ई। ठीक है, ये आपका टी वन पॉइंट है और ये आपका जो है ओ पॉइंट है। और ये जो आपका है एंगल, ये आपका 5/2 है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब इस ट्रायंगल की हम बात करते हैं तो इसमें अगर मैं मुझको ये वाला एक्सप्रेशन चाहिए है,
तो cos 5/2 जब हम इसमें लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, cos 5/2। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे। अब आपके पास बेस इसमें क्या है आपकी, वो है आपके पास बेस, वो है ओ ई, बेस है ये आपकी ओ ई ओवर OT1, हाइपोटेन्यूज जो है आपका OT1, ठीक हो गया। अब ओ ई वैसे ही आ जाएगा और OT1 की जगह आप क्या लिख देंगे, R, जो कि आपका रेडियस के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास ओ ई जो आपका है एक्सप्रेशन, वो हो जाएगा इक्वल टू, ओ ई इज इक्वल टू R इंटू कोस 5/2, ठीक हो गया, R इंटू कोस 5/2। अब आपने क्या करना है, जैसे कि हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन था ई एफ, जो हमारा एक्सप्रेशन था ई एफ इज इक्वल टू ओ एफ माइनस ओ ई, ठीक है, ये हमारा गवर्निंग एक्सप्रेशन है। ई एफ जो है वो आपको कैलकुलेट करना है, जो कि आपका मिड ऑर्डिनेट है। तो ओ एफ आपके किसके इक्वल है, वो है आर के इक्वल, आपको पता है आपका रेडियस है, माइनस ओ ई जो अभी हमने ये वाला कैलकुलेट किया है, ठीक है, इसको आपने इधर पुट कर देना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आर कोस 5/2, ठीक है। ई एफ इज इक्वल टू आर माइनस आर कोस 5/2। अब आप इसमें क्या करेंगे, आर कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन 1 माइनस इंटू कोस 5/2, ये आपका क्या किसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, ई एफ का, ठीक है। ई एफ आपका क्या है, मिड ऑर्डिनेट। तो मिड ऑर्डिनेट, अब जब भी आपने न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करनी होंगी, ठीक है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में आपको जब भी मिड ऑर्डिनेट कैलकुलेट करने को कहा जाएगा, तो आपने क्या करना है, आपने ये वाला फार्मूला जो कि अभी हमने इधर ड्राइव किया है, आर इंटू 1 माइनस कोस 5/2, ठीक है, ये आपने डायरेक्ट पुट कर देना है, ठीक हो गया। इसके बाद आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी, तो आपके पास जो मिड ऑर्डिनेट है, ठीक हो गया, जो मिड ऑर्डिनेट है आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वो सारी की सारी डेरिवेशंस हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको हाउ नो होना जो है वो बहुत ज़रूरी था, और आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। जो भी डेरिवेशंस अभी तक हमने की हैं, इसको अच्छे तरीके से आपने गो थ्रू करना है, फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें जहन में बैठ जाएंगी। जब भी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आपके जहन में वो सारा का सारा जो स्केच है, ठीक है, जो भी हमने सारा काम किया है वो आ जाएगा। तो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने में आपको कोई भी इशू नहीं होगा। अब आपको अच्छे तरीके से आइडिया है कि आपका जो टेंजेंट लेंथ है वो किस तरीके से आपने कैलकुलेट करनी है, उसका फार्मूला क्या, R tan 5/2 है। अब R tan 5/2 ये क्या बुलाया है, कैसे है ये सारा का सारा जो है हमने उस कैलकुलेशन को हमने परफॉर्म किया है। ये मैं अब आपको ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको स्लाइड पे भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपकी जो मिड ऑर्डिनेट की कैलकुलेशन है सेम उसी पैटर्न पे है जो मैंने आपको तो समझा दी है। जो फाइनल आपका एक्सप्रेशन निकला है ई एफ का मिड ऑर्डिनेट का, वो है 1 माइनस कोस 5/2, ठीक हो गया। इसी तरह ये जो पीछे सारी हमने लेंथ ऑफ कर्व, एपेक्स डिस्टेंस और एक्सटर्नल डिस्टेंस, ये सारी की सारी वो चीज़ें जो कि आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में डिस्कस होंगी। तो आपको इनके बारे में अच्छे से आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो उसमें आप ही का फ़ायदा है। अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार इनको जो है ये जो आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर है इसको अच्छे, इसका स्केच जो है अपने जहन में अच्छे तरीके से आप बिठाएं, ये आगे चल के
ये बहुत काम आएगी ये बेसिक। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है वो है डेजिग्नेशन ऑफ द कर्व्स, के कर्व्स जो हैं उनको हमने डेजिग्नेट कैसे करना है। बेसिकली क्लासिफिकेशंस तो हमने पढ़ ली हैं, ठीक है, कि कर्व्स ये कंपाउंड कर्व है, ये सिंपल सर्कुलर कर्व है। तो हम बेसिकली जो कर्व है उसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, कि ये लेट्स सपोज इस तरह आपने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में देखा होगा, जब आप उधर कर्व ड्रा कर रहे होते हैं बेंडिंग मोमेंट की, तो आप देखते हैं कि वो फर्स्ट डिग्री कर्व होती है, सेकंड डिग्री कर्व होती है, सेम वही चीज़ है ये, ठीक है, कि आपकी जो कर्व्स हैं, ठीक है, आपने उनको डेजिग्नेट किस तरीके से करना है। तो ये डिफरेंट रीजन्स जो हैं उनमें डिफरेंट जो मेथड्स होते हैं जिसमें वो कर्व्स को जो है वो डेजिग्नेट करते हैं। जब यूके की बात की जाती है तो इन यूके अ कर्व इज डिफाइंड बाय रेडियस। अब जो मेन जो उसकी जो चीज़ है जिससे वो कर्व को डिफाइन कर रहे हैं वो रेडियस से कर रहे हैं, कि ये जो कर्व है ये कितने रेडियस की है, ठीक है, बाय रेडियस विच इट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फीट और चेन्स। चेन्स की टाइप्स आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, डिफरेंट होती हैं, जैसे कि इधर लिखा हुआ कंटर चेन, डेट इज 12 चेन कर्व, 24 चेन कर्व। मीन्स के जब भी आपने कोई कर्व ड्रा करनी है तो उस कर्व की जब आप रेडियस के बारे में बता देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस टाइप की कर्व है। 12 चेन कर्व कहेंगे, 24 चेन कर्व कहेंगे, उसी तरह वो जो है वो कर्व जो है वो क्लासिफाइड होती जाएगी। वैन ये जो चेन्स की बात होगी है कि जब आपने चेन में कर्व को डेजिग्नेट करना है तो 12 चेन, 24 चेन, ठीक है, 12 का मल्टीपल होगी। और अगर फीट में हमने उसको करना है तो वो जो आपकी मल्टीपल ऑफ 100 होगा, 100, 200, 300 और 400 फीट कर्व होगी, ठीक है। अब यूएसए, कनाडा और इंडिया, पाकिस्तान में जो कर्व है उसको डेजिग्नेट किया जाता है उसकी डिग्री से, फर्स्ट डिग्री कर्व, सेकंड डिग्री कर्व, थर्ड, फोर, फाइव एंड सिक्स एंड सो ऑन, ठीक हो गया। यूके में जो है वो किससे की जाती है, वो रेडियस से की जाती है। रेडियस को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चेन और इन टर्म्स ऑफ फीट, ठीक हो गया। 12 चेन कर्व है, 24 चेन कर्व है, फीट में 100 फीट कर्व है, 200, 300 और 400। जब हम यूएसए, कनाडा, इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो इधर जो है वो डिग्री जो है ना कर्व की, डिग्री ऑफ कर्व क्या है, वो जो उसको डेजिग्नेट करने का जो पैरामीटर है वो है डिग्री का, ठीक हो गया। अब डिग्री ऑफ कर्व को जो है आप दो हिस्सों में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक तो बाय आर्क डेफिनेशन आप डिग्री को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह पीछे आपने वो रेडियस को देखा तो उसके भी दो थे, वो चेन कर्व है और फीट कर्व है। इसी तरह जब आप डिग्री की बात करेंगे तो वो बाय आर्क डेफिनेशन हो सकती है और बाय कोड डेफिनेशन हो सकती है। तो इनको हम जो है वो वन बाय वन जब डिस्कस करेंगे तो वो कुछ इस तरह से, अब जब हम आर्क डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से, द डिग्री ऑफ अ कर्व इज द सेंट्रल एंगल। बेसिकली बात फिर उधर आ रही है आपकी, जो सेंटर पे आपका एंगल बन रहा है वो रेडियस से आपकी जो है वो रिलेट कर रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें जो है इंटर रिलेट कर रही हैं, जैसे कि यूके में वो रेडियस से किया जाए, बेसिकली इधर भी हम रेडियस से ही उसको डेजिग्नेट कर रहे हैं, लेकिन जो मेन हम चीज़ को उसको जो नाम दे रहे हैं उसको हम डिग्री का नाम दे रहे हैं। The degree of a curve is the central angle subtended by 100 feet of arc. अब इधर जो आर्क की लेंथ है वो 100 फीट है, ठीक है। बेसिकली आपका डिग्री ऑफ कर्व क्या एंगल है, द डिग्री ऑफ अ कर्व इज द सेंट्रल एंगल। डिग्री क्या आपकी कर्व की, वो एंगल है, किसका एंगल है, कितना एंगल है, वो वाला एंगल जो कि एक आर्क बना रही है। कौन सी आर्क, ये स्टैंडर्ड है 100 फीट आर्क। 100 फीट ऑफ आर्क जो एंगल सेंटर पे बना रही होगी, ठीक है, तो जो सेंटर पे एंगल होगा वो आपका क्या होगा, डिग्री ऑफ कर्व होगा, ठीक हो गया। तो जब हम आगे मूव करते हैं, लेट्स सपोज कि जो आपका आर है ये रेडियस है, ठीक है, और जो सेंटर पे एंगल बन रहा है इसको हमने डी कह दिया, डिग्री, ठीक हो गया। Let r the radius of the curve and d is equal to degree of the curve. अच्छा,
अब आगे ये सेम वही चीज़ है जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कंपेयर किए गए। जिस तरह दो सिमिलर ट्रायंगल में हमने देखा दो साइड्स को हम कंपेयर करते हैं, तो सेम उसी तरह एक ट्रायंगल की दो साइड्स को कंपेयर किया सेम उसी एक साइड्स की दूसरी ट्रायंगल के साथ। ठीक हो गया, जिस तरह पहले हमने काम किया उसी तरह ये है। देन डी ओवर 360 मीन्स कि ये जो डी है ये कुछ एंगल बना रही है ओवर 360 पे। ठीक है, टोटल एंगल आपका जो है एक सर्कल का वो 360 है, उसमें से कुछ पोर्शन जो है वो डी बना रहा है। ठीक है, तो डी ओवर 360 हो गया। अब डी जो है वो कितनी आर की वजह से बना रहा है 100 फीट पे। ठीक है, तो ये 100 फीट आ गया। टोटल कितने में से बना रहा है 2 पाई आर, जो कि आपका सरकमफेरेंस है। तो इसको हमने कंपेयर किया जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उनको दो चीज़ों को हमने कंपेयर किया, डिग्री, ठीक है, ओवर 360, इसी तरह 100 ओवर कंप्लीट सर्कल का जो आपका सरकमफेरेंस है जो कि 2 पाई आर है। अच्छा, तो जब हमने इसको लिखा, इसको कंपेयर किया, तो इसमें जो आपका आर रेडियस निकलेगा आफ्टर सॉल्विंग इट, वो आपका बन जाएगा 5729.58 ओवर डी। डी आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ द कर्व। ठीक है, अगर इधर से आपने जो है वो डिग्री ऑफ द कर्व निकालनी है तो डी को इधर ले आए, आर को नीचे ले जाए, मीन्स कि आपके पास रेडियस मौजूद है। ठीक हो गया, रेडियस आपने फीट में लेना है। लेट्स सपोज के 100 फीट आपकी जो है वो आ जाएगी कर्व, 100 फीट रेडियस की कर्व है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5.729 मीन्स के अप्रोक्सीमेटली 6 डिग्री कर्व आपकी बन जाएगी। तो डिग्री इंटरचेंज है, अगर आपके पास डिग्री मौजूद है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 3 डिग्री कर्व है, मुझे उसका रेडियस पता है, तो आपने सिंपल क्या करना है 5729.58 ओवर 3 करना है, तो आपके पास उसका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक आ गई आपको समझ। रेडियस आपके पास अगर रेडियस है तो आप डिग्री निकाल सकते हैं, अगर डिग्री मौजूद है तो उधर से आप क्या कर सकते हैं, उसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये यूजुअली जो है हाईवेज में ये जो कैलकुलेशन होती हैं, ठीक है, बाय आर्क डेफिनेशन जो है वो हाईवेज में ये कैलकुलेशन सारी की सारी यूज होती हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई आर्क डेफिनेशन की। तो सिमिलर इसी पैटर्न पे जो आपका है वो आपका है कोड डेफिनेशन। ये जो हमने पीछे स्लाइड पे देखा, एक आर्क डेफिनेशन है आपकी और दूसरी है कोड डेफिनेशन। तो आर्क डेफिनेशन हमने डिस्कस कर लिया, इसी तरह अब हम जाएंगे कोड डेफिनेशन की तरफ। तो कोड डेफिनेशन हमारे पास क्या है, द डिग्री ऑफ द कर्व इज द सेंट्रल एंगल। इधर भी सेम वही चीज है कि डिग्री जो है आपकी वो सेंट्रल एंगल है सबटेंडेड बाय 100 फीट ऑफ कोड। अब यहाँ पे जो चीज चेंज हो रही है आपकी, जो पीछे आर्क डेफिनेशन में क्या था, आर्क बाय 100 फीट ऑफ आर्क। ठीक है, इधर जो चीज आ रही है वो आ रही है 100 फीट ऑफ कोड, इसमें आर्क नहीं है। ये आपने बात अपने ज़हन में रखनी है, बेसिक डिफरेंस ही यही है आपकी आर्क डेफिनेशन में और कोड डेफिनेशन में। मेन डिफरेंस ये है कि पहले आपने कर्व को कंसीडर किया हुआ था, आर्क को। ठीक है, ये जो आपकी आर्क है पहले आपने इसको कंसीडर किया हुआ था। ठीक हो गया, आर्क बाय 100 फीट ऑफ आर्क। अब जब आप बात करेंगे इसकी कोर डेफिनेशन की, तो कोर डेफिनेशन में आपने क्या किया हुआ है, आपने इसकी आर्क को अब कंसीडर नहीं करना, अब आपने किसको कंसीडर करना है, उसकी कोड लेंथ को। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी है वो क्या है, कोड लेंथ है। तो वो कोड की लेंथ क्या होगी, 100 फीट। कोड की लेंथ भी कितनी होनी है, 100 फीट ऑफ कोड लेंथ। तो वो कोड लेंथ क्या कर रही है, सेंटर पे क्या बना रही है, एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, डी एंगल बना रही है, डिग्री। उस एंगल को हमने क्या कह दिया, डिग्री। द डिग्री ऑफ कर्व इज द सेंट्रल एंगल। सेंटर जो आपका सर्कल का ओ है, ठीक है, उस पे जो सेंट्रल एंगल है, आर्क नहीं बना रही, अब कोड बना रही है। कोड जैसे कि हमने इसकी लेंथ ऑफ कोड का डेरिवेशन भी की थी, फिर हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2r sin 5/2, तो हमने क्या किया था, उसकी लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड निकाल ली थी। तो ये लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड है, ठीक है, ऑफ 100 फीट। और ये क्या कर रही है, सेंटर पे आपका क्या कर रही है,
एंगल बना रही है। द डिग्री ऑफ द कर्व इज द सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय 100 फीट ऑफ कॉर्ड। तो जब मैं इसका एक्सप्रेशन जो है, अगर इसको मैं जब ड्राइव करूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए, ये आपकी 100 फीट है कॉर्ड लेंथ। इसको मैंने क्या किया, इसको मैं दो हिस्सों में, इस दो ट्रायंगल्स बन रही हैं बेसिकली। जब मैं इसको सेंटर पे डिवाइड कर दूंगा तो ये दो हिस्सों में इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। अब जो आपका 100 फीट है वो क्या होगा, वो 50 फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं। एक ट्रायंगल ओ एम ओ पी एम, ठीक है, और दूसरी क्या बन रही है ओ पी एन, ठीक हो गया। ये दो आपके पास जो हैं वो बन रही हैं आपकी ट्रायंगल्स। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा था वो कौन सा बन रहा है, d/2 का। टोटल एंगल सेंटर पे क्या बन रहा था, वो d, और जब मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया तो ये क्या बन गया आपका d/2। ये आपका p था, ये आपका m, और ये o, ठीक है। अच्छा, अब जो एम पी है, ये इसका जो डिस्टेंस है ये कितना है, 50 फीट का, ठीक हो गया। और इसको हम जो है वो ये जो है हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हमारे पास क्या वो बेस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हाइपोटेन्यूज। अच्छा, तो जब मैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन साइन लेता हूँ, साइन d/2, तो वो मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो हमारे पास परपेंडिकुलर है हमारा वो क्या है, एम पी, ठीक है। हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास ओ एम। अच्छा, जो एम पी है हमारे पास, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 50, टोटल 100 थी, ठीक है, ओवर ओ एम हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्व। तो साइन d/2 हमारे पास क्या हुआ, साइन d/2 इज इक्वल टू 50 ओवर आर, ठीक है। तो अब अगर इसमें मैं आर की वैल्यू निकालूं तो इस तरह हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 50 ओवर साइन d/2, ठीक है। लेट्स सपोज मैं ये कंसीडर करता हूँ कि जो मेरे पास डिग्री ऑफ कर्व है, ठीक है, जो डिग्री ऑफ कर्व है मैं कहता हूँ कि वो d इज इक्वल टू 1 है। डिग्री ऑफ कर्व जो है वो मेरे पास क्या है, वो 1 है। तो मैं इधर जो इसकी वैल्यू पुट करूँगा, r इज इक्वल टू 50 ओवर साइन 1/2, ठीक हो गया। तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5, r इज इक्वल टू 5729.65। ये किससे है, बाय कोड डेफिनेशन के। अच्छा, अगर मैं बात करूं बाय आर डेफिनेशन तो उसकी वैल्यू क्या थी, 579.58। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही माइनर डिफरेंस है। जो बाय कोड डेफिनेशन है
उसमें जो आपकी आर की वैल्यू है वो है 5729.65, जब मैं 1 डिग्री कर्व की बात करूँगा। ठीक है, जब 1 डिग्री कर्व की बात करूँगा तो वो जो रेडियस मुझे देगी 5729.65 देगी, ये कोड बाय कोड डेफिनेशन। जब मैं बाई आर करूँगा, बाई आर डेफिनेशन में जब मैं डिग्री की जो वैल्यू है वो अगर 1 पुट करूँगा तो उसमें जो इसकी वैल्यू मुझे आउटपुट में देगा वो देगा 5729.58। तो इसका ये जो है ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है। ठीक है, पॉइंट के बाद जो ये आपका 0.07 का जो है वो डिफरेंस है, ये बहुत ही माइनर डिफरेंस है। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको ये स्लाइड पे दिखाता हूँ। आई होप सो कि आपको ये सारी कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी डेरिवेशन की। अच्छा ये देखें, जब हम बात करते हैं इसकी इसकी बाय आर डेफिनेशन, तो इसमें आर इज इक्वल टू 5729.58 था। ठीक है, ओवर डी, जब मैं डी की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो सेम आपकी 5729.58 आ जाएगी। ये तो बाय आर डेफिनेशन है। इसी तरह जब मैं बात करूंगा बाय कोड डेफिनेशन की, तो कोड डेफिनेशन में जब मैं डिग्री की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये साइन 1/2 हो जाएगा। 50/sin 1/2 जब मैं करूंगा तो वो मेरे पास 5729.65 फीट जो है वो वैल्यू आ जाएगी। और 1 डिग्री कर्व, there is a minor distance between core definition and arc definition. They are giving the same radius, almost they are giving the same radius. यहाँ तक आपको डिग्री ऑफ कर्व की समझ आ गई होगी कि डिग्री ऑफ कर्व जो है, मैं आपको इधर थोड़ा सा इसका ओवर व्यू देता चलूँ कि हमने बेसिकली डिग्री ऑफ कर्व क्या है, इसको हम डेजिग्नेट कर रहे हैं, इसकी डेजिग्नेशन कर रहे हैं कि ये कौन सी टाइप है। जब हम फील्ड में काम करें तो हमें इमीडिएट आइडिया हो जाए कि हम कौन सी कर्व पे काम कर रहे हैं। जब यूके की बात करते हैं तो वो क्या होता है, उधर उन्होंने 2 तरीक़ों से उसको डेजिग्नेट करना होता है। ठीक है, बेसिकली वो रेडियस पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब रेडियस जो वो बेसिकली मेजरमेंट है। मेजरमेंट जो है आप उसकी बाय चेन कर लें या बाय टेप कर लें। ठीक है, जब आप बाय चेन करेंगे या बाय टेप करेंगे तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड जो है वो डेवलप किया हुआ है कि हमने 12 चेन पे करना है, 24 चेन पे करना है। इसी तरह जब आप उसकी लीनियर मेजरमेंट में टेप यूज़ करते हैं तो वो आप 100 का मल्टीपल ले लेते हैं, 100, 200, 300, 400। तो 2 हिस्सों में उसको डिवाइड कर लिया, चेन में और टेप में। चेन की उसकी एक स्टैंडर्ड रख लिया और दूसरा टेप का स्टैंडर्ड रख लिया। इसी तरह जब यूएसए, कनाडा, इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाती है तो इधर उसको क्या किया जाता है, डिग्री पे उसको डेजिग्नेट किया जाता है। तो डिग्री की भी आगे 2 फर्दर जो है वो टाइप्स उसको किया गया है, जिसमें एक आर्क डेफिनेशन है और कोड डेफिनेशन है। आर्क डेफिनेशन आपको बता दी है, आर्क और कोड डेफिनेशन बेसिकली सेम चीज़ें ही हैं आपकी। आर्क आपकी उसमें कर्वेचर इन्वॉल्व है, कोड में कोई कर्वेचर जो है वो इंक्लूड नहीं है। ठीक है, दोनों की जो लेंथ्स हैं वो 100 फीट, हमने दोनों की 100 फीट यूज़ हुई है। ठीक है, आर्क डेफिनेशन में बेसिकली ये सेंट्रल एंगल है। डिग्री क्या, सेंट्रल एंगल। ये आपने बात अपने जेल में रखी है कि डिग्री जो है आपकी वो है सेंट्रल एंगल। आर्क डेफिनेशन में देखा जाए तो बाय 100 फीट ऑफ आर्क है। ठीक है, और जब हम उसकी बात करते हैं बाय कोड डेफिनेशन तो बाय 100 फीट ऑफ कोड है। बेसिकली है ये एंगल ही है। तो इसको आप देखें, हमने क्या किया, इसको कंपेयर कर लिया डिग्री ओवर 360 के साथ डी ओवर 360, और इसी तरह 100 ओवर 2πr के 100 की जो आपकी लेंथ है वो ओवर द सर्कमफेरेंस है जो कि 2πr होता है। जब हमने इसका एक्सप्रेशन ड्राइव किया तो r इक्वल टू 5729.58 ओवर डी। तो डिग्री 1 जब हमने पुट की तो उसकी वैल्यू वही आ गई 5729.58। ठीक हो गया। तो जब हम कोड की बात करते हैं तो कोड में हमने क्या किया, वह 100 फीट ऑफ कोड। ठीक है, 100 फीट ऑफ जब कोड किया तो हमने एक ट्रायंगल को कंसीडर किया। एक ट्रायंगल जो है हमारे पास वो क्या है 50 फीट की। इस पे हमने जब साइन लगाया तो साइन के एक्सप्रेशन जो हमें जो है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आया। तो उससे हमने देखा कि ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो बन रहा है 50 और साइन 5/2 d/2 बन रहा है। ठीक हो गया। तो जब हमने डिग्री की वैल्यू 1 पुट की तो इसने सेम वही एक्सप्रेशन हमें दिया जो कि बाई आर्क डेफिनेशन दे रही थी। तो ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बाई आर्क डेफिनेशन
और बाय कोड डेफिनेशन एक्सप्रेशन जो है इसका जो फाइनल जो वैल्यू आ रही है हमारे पास वो ऑलमोस्ट सेम ही आ रही है, इनमें बहुत ही माइनर डिफरेंस है। तो अगली स्लाइड जो है हमारे पास वो मेथड ऑफ कर्व रेंजिंग। ठीक है, रेंजिंग का मैंने आपको पहले बताया था कि बेसिकली रेंजिंग क्या है, मेयरिंग है। रेंजिंग ऑफ अ लाइन मींस मेयरिंग ऑफ अ लाइन। ठीक है, मेथड ऑफ कर्व रेंजिंग, तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली कर्व को मेयर कर रहे हैं। ठीक है, कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं। मेयर मीन्स जब आप मेयर करेंगे तो या तो ड्रॉ हुई हुई कर्व्स को आप मेयर कर रहे होंगे या फिर आप जो है मेयर करके उसको ड्रॉ करेंगे। द मेथड ऑफ सेटिंग आउट ऑफ कर्व मे बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉय। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो सर्वे की हमने बेसिक टाइप्स पढ़ी थी उसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज, ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड। ठीक हो गया कि जो चीज़ें जिस बेस पे हम आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उस बेस पे आप बेसिकली क्या करते हैं, उसको सब डिवाइड कर देते हैं। तो जो कर्व है उसको, जो कर्व रेंजिंग है, ठीक हो गया, इसको आप क्या करेंगे, किस बेस पे इसको आप रेंजिंग को करेंगे, जाहिर सी बात है ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि आपके पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट को आप गवर्न करते हुए उस कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास बेसिकली जो है वो दो इंस्ट्रूमेंट्स की टाइप्स हैं जिनकी मदद से हम कर्व को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास जो लीनियर मेजरमेंट है आपकी, वो चेन भी हो सकती है, टेप भी हो सकती है। ठीक है, ये आपकी लीनियर मेजरमेंट्स हैं। ठीक है, इन लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को आप यूज करते हुए कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरी जो आपके पास टाइप है वो एंगुलर मेजरमेंट है। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। जो आपकी एंगुलर मेजरमेंट्स होंगी बेसिकली वो आपकी इंस्ट्रूमेंट से ही होंगी। एंगुलर मेजरमेंट्स में आपकी एंगल मेजरमेंट आ जाती है डी। ठीक है, तो दो टाइप से आपके पास किस बेस पे, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट आपके क्या है, चेन और टेप। एक तो ये आपका मेथड हो गया, और दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो जाएगा आपका, वो एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, वो थियोडोलाइट और टोटल स्टेशन वगैरह आपने पढ़ा है डिटेल से कि थियोडोलाइट क्या है और टोटल स्टेशन क्या है। इनकी बेसिस पे जब आप कर्व को ड्रा करते हैं तो वो आपकी क्या हो जाएगा, एंगुलर मेजरमेंट हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद जो मेन काम आप स्टार्ट करते हैं जब आपने कर्व की प्लॉटिंग करनी होती है, ठीक है, तो उसमें आपने क्या करना होता है, पैग इंटरवल जो है ना उसको आपने डिसाइड करना होता है। पैग का आपको पता है बेसिकली जो हम किसी भी लेंथ को इक्वल डिस्टेंसेस पे जो है वो जब डिवाइड करते हैं तो उसको डेजिग्नेट करने के लिए हम जो है वो ज़मीन पे जो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं उसको लगा रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर, उसको आप क्या कहते हैं, पैग कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पैग इंटरवल्स आपके जो हैं बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो कि कर्व को प्लॉट करने के लिए हमने देखनी होती हैं। जो सबसे पहली चीज़ जो देखनी है हमने, वो हमने पैग इंटरवल देखने के, पैग इंटरवल को जो है वो हम किस तरीके से डिसाइड करेंगे। आगे है वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग intervals must be measured as the arc intercept between them. However, it is necessarily measured along the chord. The curve consists of a series of chords rather than arcs. अब इसमें ये बात की जा रही है कि जब आप इंटरवल को मेजर करेंगे, इंटरवल की जो लेंथ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अलोंग द कॉर्ड मेजर करना है उसको, ना कि अलोंग द कर्व। ठीक है, क्योंकि जो कर्व की लेंथ है वो आप उस तरीके से उसको, जो चेन है ये या टेप है, उस तरीके से उसका कर्वेचर आप ठीक से बना नहीं सकेंगे, जिसकी वजह से जो आपकी जो लेंथ है कर्व की वो ठीक से कैलकुलेट नहीं होगी। रेदर आप क्या करेंगे कि आप कोड लेंथ मेजर करेंगे। आपको पता है जो कोड लेंथ है आपकी बेसिकली वो क्या होती है, लेट्स सपोज के आपकी ये कोई भी कर्व है, ठीक है, ये इसकी कर्व लेंथ है, ठीक हो गया। अब इसमें क्या है
कि आपकी ये जो इंटरवल्स हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह से बन रहे होंगे। एक इंटरवल आपका ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, और लेट्स सपोज कि एक ये होगा। आपकी जो मेजरमेंट है उसकी लेंथ की, कर्व्स की, ठीक है, तो आप जब आप मेजर करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब आप इधर इसको मेजर करेंगे तो इसकी कुछ कर्वेचर है, फिर इसकी कुछ कर्वेचर है, इसकी कुछ कर्वेचर है, तो आप जो है उसकी जब मेजरमेंट कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप उसकी कर्वेचर को निगलेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो रेदर आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप बजाय इसके कि अलोंग द कर्व उसको मेजर करें, आप क्या करेंगे, उसको अलोंग द कोड मेजर करेंगे, ठीक है। ये आपकी कोड 1 बन रही होगी, ये आपकी कोड 2 बन रही होगी, ये आपकी कोड 3 बन रही होगी, जो कि उसके इंटरवल पे है, ठीक है। तो आपने जो मेजरमेंट उसकी करनी है वो आपने कोड्स को मेजर करना है, ठीक है। ये कोड 1 है आपकी, ठीक है, ये कोड 2, ये कोड 3, 4, ठीक है। इसकी जो आपने मेजरमेंट करनी है, ठीक है, अलोंग द लेंथ ऑफ कोड आपने कोड लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट इंटरवल आ गया, फिर ये आपका सेकंड इंटरवल आ गया। आप अलोंग द कर्व जो है कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका कर्वेचर कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो जाएगा, तो आपकी जो कर्व रेंजिंग है वो ठीक से नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि जैसे ही आपने इंटरवल डिसाइड किया, पहली तो बात आपने जो इंटरवल है वो इक्वल डिसाइड करना है। इंटरवल आपका चेंज नहीं हो सकता कि फर्स्ट इंटरवल ये है, 3 है। बाज़ का ये होता है कि जब हम कर्व को प्लॉट करते हैं तो जो आपकी कर्व लेंथ निकलती है, ठीक है, जो लेंथ ऑफ कर्व होती है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होती है कि इन ऑर्डर टू मेक ऑल इंटरवल्स इक्वल, हम क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट जो इंटरवल होता है ये हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके बाकी दरमियान वाले सारे इंटरवल हैं वो जो होंगे वो इक्वल ही होंगे। लेट्स सपोज कि आपकी जो कर्व लेंथ है वो आपकी आ जाती है जी 27, ठीक हो गया। कर्व लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी, 27 है आपके पास। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब ये नहीं करेंगे 27 को, अगर आपने कर्व इंटरवल इंटरवल 5 रखना है तो 5 पे डिवाइड किया तो जो आपका 6.1 या 4 पॉइंट या 5.9 आ गया, इस तरह नहीं आपने करना। आपने क्या करना है कि अगर 27 है तो आपने क्या किया, 5 के इंटरवल 5 लेंथ के 5 इंटरवल बना लिए, 5 × 5 25 हो गए, ठीक हो गया। मीन्स के सारे इंटरवल जो सारी जो लेंथ्स होंगी वो 5 फीट की होंगी, सिर्फ एक ऐसी लेंथ होगी जो कि 2 फीट की होगी। तो आप क्या करेंगे, जो आपकी स्टार्टिंग लेंथ होगी, स्टार्टिंग जो आपका इंटरवल होगा वो 2 फीट का होगा, और बाकी जो सारे के सारे इंटरवल होंगे आपके वो क्या होंगे, 5 फीट के होंगे। ये आपने बात ध्यान में रखनी है, जब भी आपने इंटरवल डिसाइड करना है तो उसको इक्वलाइज जरूर करना है। फर्स्ट और लास्ट ये आपके चेंज हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आपका फर्स्ट सभी के इक्वल हो या लास्ट इक्वल हो, आपके सारे इंटरवल इक्वल होंगे। फर्स्ट और लास्ट जो है ये इक्वल ना भी हो तो खैर है, लेकिन बाकी सारे इंटरवल जो आपने इक्वल ही रखने हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसको ज़रा मैं रिमूव कर लूँ। नेक्स्ट आपकी जो है आपकी लोकेशन ऑफ द टेंजेंट पॉइंट्स, आपने जो टेंजेंट पॉइंट लगाने हैं उनकी जो लोकेशन है आपने वो किस तरीके से डिसाइड करनी है। टू लोकेट T1 एंड T2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, बेसिकली आपने जो आपके टेंजेंट पॉइंट्स हैं T1 एंड T2 इसको लोकेट करना है, ठीक है, कि ये कौन सी जगह पे हमारा T1 आएगा और कौन सी जगह पे T2 आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, फिक्स डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, प्रोड्यूस देम सो एज टू मीट एट पॉइंट बी। मीन्स कि आपको ये पता होगा कि आपकी जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो किस साइड पे है, ठीक है। आइदर ये ए टूवर्ड्स बी है या सी टूवर्ड्स बी है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था राइट हैंडेड कर्व और लेफ्ट हैंडेड कर्व, इधर से आपने उसकी डायरेक्शन को पहले डिसाइड करना है, ठीक है, कि आपकी डायरेक्शन दोनों टेंजेंट्स की जो है, टेंजेंट लाइंस की, टेंजेंट पॉइंट्स की नहीं। इस जगह पे ये आपने बात अपने जहन में रखनी है
जो टेंजेंट्स की जो डायरेक्शन है टेंजेंट लाइन की, वो आपने डिसाइड करनी है कि वो किस साइड से आ रही है, आइदर ये राइट हैंडेड कर्व होगी या लेफ्ट हैंडेड कर्व होगी। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट को डिसाइड करना है और उसको डिसाइड आपने इस तरीके से करना है कि दोनों टेंजेंट लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हों एक दूसरे के साथ पॉइंट बी पे। ठीक है, ये ना हो कि एक टेंजेंट लाइन कहीं जा रही है दूसरी कहीं जा रही है, वो आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं। टेंजेंट लाइंस जो हैं आपकी वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। फिक्स डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, प्रोड्यूस देम सो एज टू मीट एट पॉइंट बी, कि आपने उसको फिर इस तरीके से उनकी डायरेक्शन सेट करनी है कि वो पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हो। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना, सेटअप थियोडोलाइट एट पॉइंट बी एंड मेजर T1 B T2, ये आपका T1 B T2। ठीक हो गया। आपने क्या किया, आपने B पॉइंट पे थियोडोलाइट को सेट किया। ठीक है, थियोडोलाइट को जब आपने इसको सेट किया पॉइंट बी पे, तो अब आपने क्या करना है, T1 से T2 की तरफ देखना है। अब कितना देखना है, ये बेसिकली आपकी बात डिसाइड कर रही होगी डिफ्लेक्शन एंगल, कि जो आपकी लाइन बी सी है, ये वाली लाइन आपकी लाइन बी और ये लाइन सी जो है बी सी लाइन, ये ए बी लाइन से कितनी डिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन एंगल जो आपका है ये बेसिकली डिसाइड कर रहा होगा कि आपकी जो लाइन बी सी है ये कितनी जो है ना डिफ्लेक्ट कर रही है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है, जब आपके पास डिफ्लेक्शन एंगल होगा तो उधर से आप एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन है, द डिफ्लेक्शन एंगल फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इंटरसेक्शन, जब आप इंटरसेक्शन इधर लेके आएंगे तो डिफ्लेक्शन एंगल उसमें से माइनस होगा, तो आपके पास कुछ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, वो लेट्स सपोज के आ जाता है 70 डिग्री। तो आपने क्या करना है, पॉइंट बी पे थियोडोलाइट को रखा, पॉइंट बी पे थियोडोलाइट को रख के ए की तरफ साइड किया। ठीक है, जब आपने ए की तरफ साइड किया, इधर कोई रेंजिंग रोड आपने लगा लिया, लाजमी नहीं कि T1 पॉइंट पे, T1 तो भी हमने डिसाइड करना है, डायरेक्शन आपकी यही होगी ए बी की, एनीवेयर ऑन लाइन ए बी आपने कोई रेंजिंग रोड लगा दिया। ठीक है, जब आपने एक रेंजिंग रोड लगाया तो आपने रेंजिंग रोड को साइड करते हुए क्या किया, आपने थियोडोलाइट के ऊपर ज़ीरो सेट कर दिया। ठीक है, जब आपने थियोडोलाइट के ऊपर ज़ीरो सेट किया, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, लाइन सी पॉइंट सी की तरफ देखना है ऑन लाइन बी सी। ठीक है, अब आपने कितना एंगल मूव करना है, जितना आपने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला हुआ है, आपने उधर इसको ज़ीरो सेट किया। ज़ीरो सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, अलोंग टुवर्ड्स डायरेक्शन सी, ए बी बी सी के टुवर्ड्स आपने उसको देखा और कितना मूव किया आपने, जितना आपके पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन था। जब आप उधर मूव किए लाइन बी सी की तरफ, ठीक है, तो आपने वो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जितना आपके पास, जितना आपने निकाला था, वो आपके पास थियोडोलाइट की स्क्रीन के ऊपर आया। फिर आपने उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ठीक है, स्टॉप मीन्स उसको आपने होल्ड कर दिया, जो कि आपकी थियोडोलाइट के कीबोर्ड के ऊपर होल्ड का बटन होता है, आपने उसको प्रेस कर दिया तो उतना आप अब मूव कर चुके हैं जितना आपने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था। ठीक हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपकी जो दोनों और डायरेक्शंस एंड टेंजेंट्स की ये सेट हो गई हैं। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि ए बी लाइन किस साइड पे है और बी सी लाइन जो है उसकी डायरेक्शन क्या है, और पॉइंट बी वो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है जिधर आप खड़े हुए हैं। अब हमने बेसिकली काम क्या करना है, हमने जो हमारा मेन काम था वो था हमारा लोकेट करना है पॉइंट T1 और T2, टेंजेंट पॉइंट T1 और टेंजेंट पॉइंट T2 को। तो जैसे हमने पहले डेरिवेशन की है हमारी, कि आपकी जो टेंजेंट लेंथ है, बेसिकली जो टेंजेंट लेंथ है वो आपने, आपके पास रेडियस होगा, आपको पता होगा कि आपने कितने रेडियस की जो है वो कर्व लगानी है। ठीक हो गया, और रेडियस ऑफ कर्व होगा आपके पास तो डिफ्लेक्शन एंगल होगा। ठीक है, अब आपने क्या, बेसिकली आपकी टेंजेंट लेंथ क्या है, टेंजेंट लेंथ आपकी, आपका डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेके वो पॉइंट जहाँ से आपकी कर्व स्टार्ट हो रही है।
ठीक है। बेसिकली T1 आपका वो पॉइंट होगा जिधर से आपने कर्व को स्टार्ट करना है। तो आपने कर्व को, ये क्वेश्चन बेसिकली ये है कि आपने कर्व स्टार्ट किधर से करनी है। तो कर्व आपने स्टार्ट करनी है फ्रॉम टेंजेंट लेंथ, ठीक है। जिधर से आपकी टेंजेंट लेंथ स्टार्ट हो रही है उधर से ही आपका फर्स्ट पॉइंट लगेगा कर्व का। कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट आपका जो होगा वो टेंजेंट लेंथ पे होगा। जो फर्स्ट पैग होगा आपका वो T1 पे लगेगा। उसके बाद जो सेकंड पैग होगा वो आपने इंटरवल डिसाइड कर लेने हैं। जितनी आपकी कर्व लेंथ होगी, ठीक है, उस हिसाब से आपने उसके इंटरवल डिसाइड कर लेने हैं और इंटरवल की लेंथ जो है ना वो आपने वो डिसाइड कर लेनी है। लेट्स सपोज कि आपके पास आर जो है वो रेडियस है कुछ, और जो फाई है वो डिफ्लेक्शन एंगल आपके पास है जिधर से आपने एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला था। तो आपने कोई वैल्यू पुट की, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपके पास 100 फीट आ गया। तो अब आपने क्या करना है, जो पॉइंट T1 है वो मार्क किधर से करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई बी, जो आपका बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एंगल आई है जो आपका, आपने बी से क्या करना है, टेप को खोलना है और टुवर्ड्स ए मूव करना है, ठीक है। बी से आपने क्या किया, बी डैश से नहीं, बी से, जिधर आपकी थियोडोलाइट मौजूद है, बी से आपने क्या किया, ए की तरफ मूव किया। कितना मूव किया, 100 फीट। जब आप 100 फीट पे पहुंच जाओगे, ठीक है, तो वो जो आपका होगा वो उसका होगा स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट किसका, कर्व का। आपका जो पहला पॉइंट होगा वो T1 होगा, ठीक है। इधर से आपकी जो है ना कर्वेचर स्टार्ट होगी, ठीक हो गया। आपने इधर क्या कर दिया, पैग लगा दिया। अब आ जाए T2। T2 का भी सेम वही प्रोसीजर है, आपने जो T1 के साथ किया, ठीक है, उसी तरह आपने R tan 5/2 लगाया तो आपके पास 100 फीट ही आएगा। इन केस सिंपल सर्कुलर कर्व, जब आप कंपाउंड कर्व की बात करते हैं तो आपके पास जो उसकी टेंजेंट लेंथ है वो चेंज आएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब ये सिंपल सर्कुलर कर्व की हम बात कर रहे हैं। रेडियस सेम है, रेडियस चेंज नहीं हो रहा दूसरी साइड पे जिधर आपकी कर्व डिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। तो जब रेडियस चेंज नहीं हो रहा तो आपका जो टेंजेंट लेंथ है वो भी सेम वही आएगा जो कि पहली टेंजेंट। तो सेम वही आपकी टेंजेंट लेंथ T2 आ गया। आपने क्या किया, B से अब आपने मूव करना है टुवर्ड्स C, और लेंथ उतनी ही लेनी है जितनी कि आपने A की तरफ ली है, ठीक है। जितनी आपने A की तरफ ली थी वो 100 फीट थी। इधर से आप B से C की तरफ मूव कर गए हैं 100 फीट। तो अब जो T2 पॉइंट है ये आपका एंडिंग पॉइंट ऑफ द कर्व है। इधर आके आपकी जो कर्वेचर है वो एंड हो जाएगी। T1 जो था वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कर्व था, और T2 जो है आपका वो एंडिंग पॉइंट ऑफ द कर्व है। इसके दरम्यान जो सारी की सारी होगी वो कर्व लेंथ होगी। इस कर्व लेंथ को आपने इक्वल इंटरवल में डिवाइड कर देना है, ठीक है। और जो उसकी लेंथ है कर्व की, उसको बाय कोड मेथड आपने कोड लेंथ लेनी है फिर उसकी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपने उसकी मेजरमेंट करनी है तो कोड लेंथ लेके आपने उसकी मेजरमेंट करनी है। तो ये आपका T1 और T2 लोकेट हो गया विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन R tan 5/2। फोर्थ पॉइंट आपका ये लोकेट T1 एंड T2 पॉइंट्स बाय मेजरिंग टेंजेंट लेंथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड अलोंग टेंजेंट लाइन AB एंड BC। मीन्स कि आप बैकवर्ड मूव किए हैं AB की तरफ, आपने 100 फीट बैकवर्ड मूव किया, फिर आप फॉरवर्ड मूव किए हैं लाइन BC की तरफ, आपने 100 फीट की लेंथ लगा ली। इस तरीके से आपका T1 और T2 जो है वो लोकेट हो गया है। अब इसका आगे जो कर्व प्लॉटिंग का जो प्रोसीजर है, ठीक है, उसकी तरफ जाने से पहले वही मैं आपको बात बता दूं कि हमने बेसिकली अभी तक क्या किया। अभी तक हमने क्या किया कि पैग इंटरवल का ख्याल रखा है, कि पैग इंटरवल के बारे में हमने जाना कि कितना जो है वो उसको आपने डिसाइड करना है, इक्वल करना है, ठीक हो गया। और उसकी मेजरमेंट आपने कैसे करनी है। फिर आपने जो है वो जब आप प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे थियोडोलाइट लेके खड़े हो जाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने टेंजेंट लेंथ को, आपने उन टेंजेंट लाइंस की डायरेक्शन को सेट करना है। आफ्टर सेटिंग द डायरेक्शन ऑफ दोस टेंजेंट लाइंस, आप फिर क्या करेंगे, टेंजेंट जो आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको आपने लोकेट कर लेना है, ठीक हो गया। जब आप उन टेंजेंट पॉइंट्स को लोकेट कर लेंगे, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कर्व है उसका स्टार्टिंग पॉइंट किधर है, आपकी कर्व का एंडिंग पॉइंट किधर है।
जब आपको इन दो चीज़ों का पता चले, मेन काम तो आपने जो है वो कर्व को प्लॉट करना है। तो कर्व का स्टार्ट किधर हो रही है, कर्व एंड किधर हो रही है, जब आपको इसका आइडिया हो जाएगा उसके बाद फिर आप अगले स्टेप पे जाएंगे कि आप उसको ड्रॉ कैसे करेंगे। तो वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे।